बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर में 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का आइडिया किसने पेश किया और ग्रेविटेशन क्या है, आइए हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। तो पहला शख्स जिसने ग्रेविटी का आइडिया पेश किया वो आइजैक न्यूटन था। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665 व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सोल्व द मिस्ट्री व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये 1665 की एक शाम थी जब वो इस कश्मकश में था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के किस तरह रिवॉल्व करते हैं। सडनली एन एपल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। तो जिस दरख्त के नीचे वो बैठा हुआ था वहां से एक सेब गिरता है। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश इन हिज माइंड। तो उसके माइंड में ग्रेविटी का आइडिया आता है। ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग एपल। उसने ना सिर्फ सेब की गिरने की वजह दरियाफ्त की बट ऑल्सो द कॉज दैट मेक्स द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। बल्कि उसने इसकी भी वजह दरियाफ्त की कि सूर्य के गिर्द प्लैनेट्स किस तरह रिवॉल्व करते हैं एंड द मून अराउंड द अर्थ, और चांद भी इनके गिर्द किस तरह रिवॉल्व करता है। दिस यूनिट डील्स विद द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। यह यूनिट ग्रेविटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट पर मुश्तमिल है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर न्यूटन कंक्लूडेड दैट the force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are of the same nature। तो न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि वो फोर्स जो कि जमीन पर सेब के गिरने की वजह बनती है और वो फोर्स जो कि चांद को जमीन के गिर्द रिवॉल्व कराती है, उन दोनों की नेचर सेम है। He further concluded that there exists a force due to which every body of the universe attracts every other body। वो मजीद इस नतीजे पर पहुंचा कि कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। He named this force the force of gravitation। उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, उसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो कहता है कि कायनात में मौजूद हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। जो फोर्स वो फोर्स जो अट्रैक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दो मैसेज के हासिल ज़रब के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान फासले के स्क्वायर के। और फासला कहाँ से लिया जाता है, उन दोनों के सेंटर से लिया जाता है। मतलब कि मैसेज जितने ज़्यादा बड़े होंगे उनका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, और जितना फासला ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम लगेगी, और फासला कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। एक्सप्लेनेशन। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2। फर्ज कीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनके मैसेज m1 है और दूसरे का मैस m2 है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड ऑफ मैसेज इज डी। उनके दरमियान फासला डी है या आर, जो मर्जी नाम दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ with which the two masses m1 and m2 separated by a distance d attracts each other is given by। तो जो फोर्स लगती है दो मैसेज के दरमियान और उनके दरमियान जब फासला डी हो तो वो आगे बताई गई है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो थी उसी को बयान किया गया हुआ है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान फासले के स्क्वायर के। तो इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आ जाएगा, नीचे r का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको जब खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल जी आ जाएगा। मतलब कोई भी एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोगों ने कैपिटल जी का नाम दे दिया, और साथ में m1 m2 ओवर r का स्क्वायर आ जाएगा। तो here g is the proportionality constant। यहाँ पे g जो है वो proportionality constant है। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का भी नाम देते हैं। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। इट्स एसआई यूनिट्स in SI units its value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square। Law of gravitation एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दोनों को रिलेटेड किया गया है इसमें। इट इज टू बी नोटेड दैट मास m1 अट्रैक्ट्स m2 टुवर्ड्स इट। तो ये नोट किया गया है मास m1 जो होता है m2 को अपनी जानब खींचता है। जैसे कि इसको m1 का नाम दे देते हैं, इसको m2 का नाम दे देते हैं। तो m2 m1 को खींचेगा और m1 m2 को खींचेगा विद अ फोर्स f, एक फोर्स f के साथ, while mass m2 attracts m1 towards it with a force of the same magnitude f। जैसा कि M1 M2 को खींचता है उसी तरह M2 भी M1 को खींचता है, और M1 जब M2 को खींचता है फोर्स F लगती है, तो जब M2 M1 को खींचता है तो भी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की लगती है जो कि F ही है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन M1
इज कंसिडर्ड एज एक्शन। अगर हम लोग m1 वाली फोर्स को एक्शन के तौर पर लेंगे, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन m2 विल बी रिएक्शन। तो m2 वाली जो फोर्स होगी वो रिएक्शन के तौर पर लेंगे। द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या है यहाँ पे बता रहा है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। मतलब उनकी वैल्यू जो होती है, मकदार जो होती है, अमाउंट होती है, वो सेम होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही मुताबिक है, विच स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें यही बताया जाता है कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो अमाउंट में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज गिवन बाय। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r को स्क्वायर था। यहाँ पे m हम लोगों ने मास m को नाम m1 की जगह m लिख दिया और m2 की जगह कैपिटल M ई। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है और ये मास ऑफ अर्थ है। where m is the mass of the earth and r is the distance of the body from the center of the earth। और r जो है उन दोनों के दरमियान में फासला है। the weight of a body is due to the gravitational force with which the earth attracts the body। तो कहता है किसी एक बॉडी का जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, विद विच जिससे अर्थ जो है वो उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, कोई भी अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उसका वेट कहलाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रो थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल ऑन रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होती जाती है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, whether the body is in contact with the earth or not। या तो वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में होगा या फिर अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं होता। सच अ फोर्स इज कॉल्ड अ फील्ड फोर्स। ऐसी फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स का नाम देते हैं। इट इज assumed that a gravitational field exists all around the earth। ये assume किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अर्थ के गिर्द हर जगह पर मौजूद है। दिस फील्ड इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फील्ड जो होता है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी कम होता जाएगा, क्योंकि इसकी ज्यादा अमाउंट सेंटर की तरफ होती है। ये सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। तो कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है पर यूनिट मास, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके जरा जरा सा पार्ट है, छोटे से छोटा जो पार्ट है उसके ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं अर्थ की। at any place its value is equal to the value of g at that point। इसकी वैल्यू जो होती है g की वैल्यू के इक्वल ही होती है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज। अर्थ की सरफेस के करीब जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम।